Assalamu alaikum students. Principle of management, and it is a session 9 with the motivation theories. Last time हम जो है motivation theories को और human dimensions को जो है वो डिस्कस कर रहे थे. तो लास्ट टाइम जब हम ह्यूमन डायमेंशंस को डिस्कस कर रहे थे तो उसको डिस्कस करते हुए हमने जो है कंटेंट थ्योरीज जो है वो कंप्लीट स्टडी की थी, अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट इज़ द कंटेंट थ्योरीज. वहाँ पर हमने मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स देखी थी, हर्सबर्ग थ्योरीज, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ हर्सबर्ग को हमने जो है रीड आउट किया था. देन फिर उसके बाद जो है लास्ट हमने जो अपनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारे पास थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई. ये तीनों टॉपिक्स जो थे वो हमारे पास मोटिवेशन थ्योरी के हमने जस्ट पार्ट वन में डिस्कस किए थे. और वहाँ जब हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि ये वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो कि बेसिकली एक किसी भी ह्यूमन की नीड के लिए या किसी भी बेसिकली एक ह्यूमन की मोटिवेशन के लिए जो है वो ज़रूरी होती है. जैसे कि हम थ्योरी ऑफ नीड की बात करें, हम मैसो थ्योरी ऑफ नीड की जब हम बात कर रहे थे वहाँ पर हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी. और वहाँ से हमने देखा था कि हमारे पास जो है फाइव पैरामिड्स, एक पिरामिड मौजूद था और उसको हमने फाइव कैटेगरी में जो है डिफ्रेंशिएट किया था. कि यहाँ पर हमारे पास साइकोलॉजिकल नीड मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास एफिलेशन नीड मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास जो है स्टीम नीड मौजूद है, सिक्योरिटी नीड मौजूद है हमारे पास, एंड फाइनली जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर जो है वो नीड मौजूद है. लास्ट टाइम फिर उसी में एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए थ्रो बैक कर दिया था कि आप किस नीड के ऊपर जो है स्टैंड कर रहे हैं, आप खुद जो है अपनी नीड को आइडेंटिफाई करें. फिर हमने बात की थी हर्सबर्ग थ्योरी की, टू फैक्टर थ्योरी की हमने बात की थी कि वो कौन से दो फैक्टर्स होते हैं जो कि मोटिवेशन में जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं. तो टू फैक्टर्स में हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया था और उसके ऊपर बात की थी जिसमें हमने हाइजीन फैक्टर को डिस्कस किया था एंड देन हमने मेंटेनेंस फैक्टर को डिस्कस किया था. वहाँ पर जब हमने हाइजीन फैक्टर डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि भाई आप एक जॉब ले रहे हैं तो उस जॉब के साथ उसकी कुछ जो है बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिलने ही मिलने हैं. तो वो आपके पास जो है वो हाइजीन फैक्टर्स थे. लेकिन अदर देन के आप जो है अपने रिकॉग्नाइज करें, आप अपने एम्प्लॉयज़ को आप रिवॉर्ड दें, अलाउंसेस आप उसको दें, प्रमोशन दें, अर्ली प्रमोशन आप उसको दें, तो वहाँ पर जो है वो फैक्टर्स एक्चुअली जो है वो मोटिवेटर फैक्टर्स कहलाते हैं. हर वक्त ने कहा था कि आपके हाइजीन फैक्टर्स जो हैं वो आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स में जो है वो इंक्लूड नहीं हो सकते हैं. फिर हम जो है थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई की बात कर रहे थे. तो थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई में हमने कहा था कि थ्योरी ऑफ एक्स के वो लोग हैं जो एक्चुअली काम करना ही नहीं चाहते, दे अवॉइड देयर वर्क एंड दे डोंट लाइक टू डू एनीथिंग. और ये जो है वो थ्योरी एक्स के लोग थे जिनको जिनके ऊपर जो है ना सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट जो है वो मौजूद थी, जो लोगों को पनिशमेंट देने के बाद जो है वो काम करवाया करते थे. जबकि थ्योरी वाई जो थी वो कॉन्ट्राडिक्टरी से बिल्कुल अपोजिट थी. उनका उनका मानना ये था कि एक्चुअली लोग काम करना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी पसंद करते हैं. अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो तो वो अपना बेस्ट जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है दे रहे होते हैं. तो ये था हमारे पास लास्ट हमारा मोटिवेशन थ्योरीज का वन पार्ट. नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन थ्योरी का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द प्रोसेस थ्योरीज. कि एक्चुअली प्रोसेस थ्योरीज जो हैं ये कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं. जैसे कि हम प्रोसेस थ्योरीज की बात करें, री इन्फोर्समेंट थ्योरी जो है सबसे पहले मौजूद है. देन फिर आपके पास एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मौजूद है, इक्विटी थ्योरी मौजूद है, जस्टिस थ्योरी मौजूद है, एंड गोल सेटिंग थ्योरी मौजूद है. ये तमाम की तमाम थ्योरीज जो है मोटिवेशन की, तमाम की तमाम थ्योरीज जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव से जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं. जैसे कि री थ्योरी की आप बात लें तो री थ्योरी जो है आपको हर जगह जो है वर्कआउट करती हुई जो है नज़र आती है. और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन से निकल कर आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी री थ्योरी को अप्लाई करेंगे तो आप इसके जो है रिवॉर्ड्स और इसके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो आप जो है विटनेस कर सकते हैं. Then expectancy theory, it means that you have to expect something. Equity theory, how the equal award to the employee. Justice theory, फेवरिज्म एंड अनफेवरिज्म वाली बात जो है वो जस्टिस थ्योरी के अंदर जो है वो मैनेज होती है. एंड गोल सेटिंग थ्योरी कह रही होती है कि आप अपने एम्प्लॉय को जो है वो टारगेटेड कर दें और उसको वो जितने अर्ली टाइम में उस टारगेट को जो है अचीव कर रहा है या लेट टाइम में कर रहा है तो इन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट बिहेवियर्स आप क्या करें, अपनी मोटिवेशन को मैनेज करें. यहाँ पर जो है प्रोसेस थ्योरी जो है वो इन फाइव थ्योरीज के ऊपर जो है वो काम कर रही होती है. नाउ टाइप्स ऑफ री इन्फोर्समेंट से पहले हम जो है री इन्फोर्समेंट थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स. फिर उसके बाद हम बैक स्लाइड्स पे जाएंगे कि री इन्फोर्समेंट थ्योरी एक्चुअली क्या है.
रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहती है बिहेवियर्स आर फंक्शंस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस दैट दे प्रोड्यूस। आपके जो रवैये होते हैं ना, वो एक्चुअली जो है क्या करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्रिएट करते हैं, फंक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे होते हैं कि आप कुछ ना कुछ कोई ना कोई नताइज जो है आपके रवैयों से जो है वो जाहिर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ अ बिहेवियर इज फॉलोड बाय द प्रेजेंट एक्सपीरियंस इट विल बी रिपीटेड। अगर प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस दे दें आप उन रवैयों के, उन बिहेवियर्स के, तो ये जो है बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। और अगर जो है इन ऑर्डर टू द चेंज बिहेवियर आप जो है प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं दे रहे और आप बैड बिहेवियर्स दे रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो रहे हैं कि आपके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं, जो आपके आउटपुट्स मिल रहे हैं, जो आपको इन रिफ्लेक्शन जो भी चीज़ आपको प्रोड्यूस होकर मिल रही है, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड द री थ्योरी। अच्छा जी, री थ्योरी की बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स जो है वो मौजूद है। वो सिमिस ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो है री थ्योरी की एग्जाम्पल है, जो मैं आप लोगों के साथ इन 2 and 3 मिनट्स में जो है इस स्टोरी को शेयर करती हूँ। एक्चुअली एक स्टोरी भी है, एक केस स्टडी भी है, और एक इवेंट भी है कि आई मीन वहाँ पर सिमिस ग्रुप ऑफ कंपनीज में ये जो है वहाँ पर हैपन हो चुका है इस तरीके का एक इवेंट। वहाँ का सिमिस ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो प्रोडक्शन मैनेजर थे वो बहुत ज़्यादा जो थे वो फोर्सफुली काम करवाया करते थे अपने एम्प्लॉयज़ से। इसका मतलब है कि इन्फोर्स कर रहे थे वो वहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को काम करवाने के लिए। तो एक दिन जो है उनके जो आपका लाइन स्टाफ था, उस लाइन स्टाफ ने क्या किया, जो जिस मशीन पे काम किया जाता था उस मशीन को जो है डिसेबल कर दिया। इट मीन्स ऑफ दैट डिसेबल इस सेंस में कर दिया कि वो मशीन जो है वो उस दिन काम ही नहीं करेगी, और फिर जो है वो काम जब उसने नहीं करेगी और वो वर्किंग में नहीं होगी, तो किस तरीके से वो प्रोड्यूस करेगी चीज़ों को। तो ये जो है वहाँ के जो मैनेजर थे, ये स्टोरी उनकी अपनी ही सुनाई हुई है। तो वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ कि जब पूरा दिन वर्कआउट नहीं हुआ तो पूरा दिन प्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं हुई। अब इस मशीन को सही करने के लिए जो है टेक्नीशियंस बुलाए गए, तो उनके जो अपने लोकल टेक्नीशियंस जो एट दैट टाइम उनकी फैक्ट्रीज में मौजूद थे, उनसे भी जो है वो मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकी, उनको जो है उसका फॉल्ट ही समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उसको जो है उनके टेक्नीशियंस को जो है वो एक जो है फर्म से जो आउटसोर्स किया गया, उस फर्म से जो उनको बुलाया गया। इस तरीके से उनके डे टाइम जो है वो आपके क्या हो गए, एक तरीके से वो पूरा दिन जो वर्किंग डे था वो पूरा वर्किंग डे जो है वो लॉस्ट हो गया उन लेबर्स का। वो लेबर अपनी जॉब पर मौजूद थे, वॉट एवर से उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं करी, लेकिन वो पर डे पूरा दिन जो है वो जॉब पर मौजूद रहे। उन्होंने जो है वेट किया इस बात का कि मशीन सही हो जाए और जो है हम इस पे काम कर सकें। एट द एंड ऑफ द टाइम जब हम इसको जो है कंक्लूड करें हम इस पूरे सिनेरियो को, तो वहाँ से जो इसका रिज़ल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि आखिर में जो है जो लेबर था वहाँ का, उनके लेबर ने जो है जाते टाइम जब हर कोई फेल हो गया और वो मशीन सही नहीं हुई, तो जस्ट एक उन्होंने एक स्क्रू उसका जो है ना वो ढीला किया हुआ था, उसको लूज़ कर दिया था। वो स्क्रू उन्होंने अल्टीमेटली जो है ना वो टाइट कर दिया, और टाइट करने के बाद वो मशीन जो है वो अपनी वर्किंग कंडीशन में आ गई। एक ज़ाहिर सी बात है, काम करने वाला जो पर्सन होता है उसे पता है कि इस मशीन को जो है वो किस तरीके से डैमेज करना और इस मशीन से जो है को जो है वो किस तरीके से सही करना है, या ये मशीन जो है किस वजह से जो है सही वर्किंग करेगी। तो उसका बिल्कुल एक जो है, अब यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या कि आपका जो मैनेजर है वो मैनेजर इतना फोर्सफुली काम करवा रहा है कि आपके लेबर ने जो है क्या कर दिया, उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया, बिहेवियर दे दिया। अब वो बिहेवियर जो है क्योंकि प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस का बिहेवियर नहीं था, तो उससे क्या हुआ, आपके पास आपके नेगेटिविटी जो है एक एक बिल्कुल चेंज बिहेवियर जो है वो क्रिएट होकर सामने आया, और जो है अल्टीमेटली जो है उसको फेस करना पड़ा आपको, आपकी जो है मैनेजमेंट को। और जब उसने फेस की ये चीज़, तो वो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा लॉसेस का बाइस बनी। नाउ टाइप्स ऑफ इन्फोर्समेंट की बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। टाइप ऑफ री इन्फोर्समेंट जो है वो दो तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल दैट सबसे पहले जो है पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट की बात करते हैं कि आपके किसी एम्प्लॉय ने जो है काम किया है और आपने क्या किया, उसको रिवॉर्ड दे दिया, उसको रिकग्निशन दे दिए वहाँ पर उसको, और जो है उसको जो है वहाँ पर जो है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है उसका एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस बना दिया। दैट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव री कि आप जो है एक प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस को बार बार दोहराने के लिए अपने जो एम्प्लॉय है, अपने एम्प्लॉय को जो है वो पॉजिटिवली जो है वो री कर रहे हैं।
देन फिर बात करते हैं सेकंड इन इसके टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट की, और उसको कहते हैं आप पनिशमेंट। कि आप क्या करें, नेगेटिव आउटकम्स जो हैं, एप्लीकेशन ऑफ अ नेगेटिव आउटकम्स, आप जो है किसी भी, जैसे कि आपका एक एम्प्लॉय है वो है भी चोरी लेटाने के ऊपर, आपका एक एम्प्लॉय है वो अपनी प्रोडक्टिविटी में जो है अपने टारगेट्स जो है वो कभी भी पूरे नहीं कर रहा होता, या फिर वो लेजीनेस बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, तो आप क्या कर रहे हो, उसको पनिशमेंट दे रहे हो। तो जो वो पनिशमेंट होती है, उस पनिशमेंट के जो आउटकम्स होते हैं वो एक्चुअली नेगेटिव होते हैं, लेकिन अमूमन जो है ये देना ज़रूरी होता है आपके एम्प्लॉय को, कि आपका एम्प्लॉय जो है वो बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाता है आपके आपके पॉजिटिव बिहेवियर्स को देख देख के। देन फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट जो है इसका क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रिमूवल ऑफ नेगेटिव आउटकम्स व्हेन बिहेवियर इज परफॉर्म्ड। अब जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है, आप क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू जो है अपने बिहेवियर्स को जो है वो मॉडिफाई कर रहे हैं, और जो है नेगेटिव आउटकम्स को जो है वो रिमूव करने की कोशिश करें, तो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फिर जो है आप क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन की बात करें, एब्सेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर जो है ये जो एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपने जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी थी, जिसके बाद जो है एक इन्फोर्स किया था अपने एम्प्लॉय को। तो जब आपने उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया था, तो वो इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो गया था कि वो अपने टास्क जो है कम्प्लीटली अकम्प्लिश नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से क्या कर लिया आपने, वो जो इन्फोर्समेंट थी, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट थी, उसको रिमूव कर दिया। तो आप जो है पॉजिटिव दे रहे हैं, आप उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं उसको, और देन एक्सटेंशन कर रहे हैं आप। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी मौजूद होते हैं। अब ये आपके पास क्या है फर्दर, जो आपको इन फ्रंट स्लाइड आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर जो है ये वर्क कर रहा है। एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उस सिचुएशन के ऊपर आपका कोई एम्प्लॉय जो है वो रिस्पॉन्स कर दे रहा है। वो जो रिस्पॉन्स है, फिर उस रिस्पॉन्स पे जो है आप क्या कर रहे हो, उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो। वहाँ पर जो है आप उसको या तो रिवॉर्ड दोगे, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट की बात कर रहे होगे, या फिर आप पनिशमेंट एंड नेगेटिव इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हो। और फिर जो है आप क्या कर रहे हैं, उसके फ्यूचर वहाँ से जो है जो आपको कॉन्सिक्वेंसेस मिले, आपने जो उसको चीज़ें प्रोवाइड करी, वो उसके फ्यूचर बिहेवियर्स को डिटर्मिनेट कर रहे हैं। ओके, तो कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट हुई, सिचुएशन के बाद रिस्पॉन्सेज जनरेट हुआ, रिस्पॉन्सेज ने जो है डिसाइड किया कि किस तरह की री जो है वो ज़रूरी है, और उस री ने जो है फ्यूचर बिहेवियर को मैनेज किया। देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड। ये जो टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड होते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में जो है रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है। तो जब हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये रिवॉर्ड कितने टाइप के होते हैं। नंबर वन, पहले आपके पास है इंट्रेंसिक अवार्ड। एक्सट्रेंसिक अवार्ड की बात करते हैं कि इन टर्म ऑफ मनी आप क्या कर रहे हो, उसको बेनिफिट्स दे रहे हो, जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं और मनी दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रेंसिक अवार्ड। देन फिर आप इंट्रेंसिक की बात कर रहे हो, आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, इंटरनल सेटिस्फाइड कर रहे हो, अपने एम्प्लॉयज़ को, आप उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो। आप उसको वहाँ पर जो है रिकग्निशन देने के बाद जो है हो सकता है कि आप उसको जो है इन सर्टिफिकेशन फॉर्म जो है कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हो, और उसको जो है रिकग्नाइज़ करके एक्नॉलेज कर रहे हो, रिगार्ड्स दे रहे हो, प्रेस्टीज कर रहे हो आप उसको। दैट इज़ कॉल्ड द इंट्रेंसिक, कि आप उसको जो है इंट्रेंसिक रिवॉर्ड दे रहे हो। एंड देन फिर आपका एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड होता है, और फिर वो एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड होता है, वर्क सिचुएशन होती है, वो एट दैट टाइम जो है वो आपके पास सेटिस्फैक्ट्री बेस्ड के ऊपर नज़र आ रही होती है। दैट इज़ कॉल्ड द टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड। इसको हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पर ख़त्म हो रही है कि रीइंफोर्समेंट एक्चुअली क्या है आपके पास। आप जो है यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को जो है इन्फोर्स कर रहे हो काम करने के लिए, वो और इन्फोर्स करने के तरीक़ेकार जो है वो आपके पास 5 है कि आप किस तरीके से उनको इन्फोर्स करते हैं। अब आ जाते हैं हम इक्विटी थ्योरी पर। इक्विटी थ्योरी मीन्स दैट मसवात का अमल अपने एम्प्लॉयज़ के दरमियान कायम रखना। नाउ जी बैलेंस, जो बैलेंस अप्रोच है, उस बैलेंस अप्रोच को जो है आप क्या कर रहे हो, इक्विटी थ्योरी का नाम दे रहे हो। लेकिन बैलेंस अप्रोच किसके दरमियान, क्वेश्चन इज दैट कि कौन सी चीज़ें होंगी जिनमें हम जो है बैलेंस अप्रोच कर रहे हैं, या बैलेंस अप्रोच को जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इन पीस ऑफ दैट इनपुट एंड आउटपुट के दरमियान बैलेंस रखना। जैसे कि किसी एम्प्लॉय ने जो है बहुत अच्छी जो है वो प्रोडक्शन में जो है आपको
सपोर्ट कर दिया है, प्रोडक्शन जो उसकी उसने अपने टारगेट्स जो है पहले अर्ली टारगेट्स जो है वो अचीव कर लिए हैं। तो जब उसने अर्ली टारगेट्स जो है वो अचीव कर लिए हैं, तो आप जितनी अचीवमेंट उसकी टारगेट की है, आप उसको इतना ही ज़्यादा जो है मोटिवेट करें, या आप उसको जो है आउटपुट जो है रिलेटिवली अकॉर्डिंग टू योर इनपुट दें। दैट इज कॉल्ड द बैलेंस अप्रोच। इसी को हम क्या कह रहे हैं? इक्विटी थ्योरी कह रहे हैं। हाउ एवर अ रेफरेंट अदर इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। अंडरस्टूड सी चीज़ है कि रेफरेंट जो है वो हमेशा प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इक्विटी थ्योरी में जो है हम ये चीज़ जो है पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि आपके पास जो है आपके पास जो है आपके एम्प्लॉय ने जितना जितना आउटपुट आपको जनरेट करके दिया है, इतना ही इनपुट जो है वो आपके पास क्या हो, वहाँ पर पॉसिबल हो। ऑर्गेनाइजेशन में इनइक्विटी मौजूद है, तो क्या हो रहा है? आपको एम्प्लॉय करने की जो विल है, वो विल जो है वो आपके पास डिक्रीज हो जाती है। और जो क्योंकि ये देखिए रेफरेंट तो है नहीं ना, कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ पर आपको आपके पास जो है कग्निशंस क्रिएट नहीं कर रही, वो आपके पास जो है वहाँ पर एक जो है नेगेटिव एटीट्यूड को जो है वो जनरेट कर रही है। इनइक्वलिटी जो है नेगेटिव एटीट्यूड को जनरेट कर रही है। आपका अवार्ड जो है, अगर इक्विटी नहीं है आपके अवार्ड, तो अंडर, या तो आप अंडर अवार्ड दे रहे हो या फिर आप ओवर अवार्ड दे रहे हो। अंडर अवार्ड दे रहे हो इसका मतलब है कि आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ को जो है एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, तो वहाँ पर उसकी मोटिवेशन जो हो रही है वो आपके पास डिक्रीज हो रही है। अंडर रिवॉर्डेड का मतलब देखें अब, विल लुक टू द इंक्रीज रिवॉर्ड और डिक्रीज इनपुट टू मैच रिवॉर्ड। ओके, कि इंक्रीज जो है आपके इनपुट से जो है वो क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा। ओवर रिवॉर्ड जो क्या कर रहा है आपके पास, ओवर रिवॉर्ड विल चेंज द रेफरेंस टू मैच कग्निशन और इंक्रीज इनपुट। कग्निशंस को जो है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यहाँ पर आपके पास आपका ओवर रिवॉर्ड। नाउ ये आपके पास जो थ्योरी मौजूद है अंडर रिवॉर्ड और ओवर रिवॉर्ड की, ये कंपेरिजन है अदर। एक तो आप मौजूद हैं, और दूसरा जो है एक आपके पास आपका दूसरा कंपेरिजन मौजूद है। यहाँ पर ओवर रिवॉर्ड क्या मतलब है, आउटपुट आउटकम्स जो है वो ज़्यादा हैं आपके लिए, और इनपुट जो है वो क्या है आपका इक्वल है। ओके, किसी दूसरे से आपका आउटकम्स तो ज़्यादा है, लेकिन आपके पास आप दोनों का इनपुट जो है वो क्या है, इक्वल है। दैट इज कॉल्ड द ओवर रिवॉर्ड। कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपको जो है रिवॉर्ड ज़्यादा मिल गया है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, ओवर रिवॉर्ड इनिक्विटी कह रहे हैं। फिर जब आप अंडर रिवॉर्ड इनिक्विटी की बात कर रहे होते हो, तो आप इस पूरे सिनेरियो को क्या कर दो, इन्वर्स कर दो। इनपुट सेम है दोनों का, लेकिन जो है आपको जो है आउटकम्स जो मिल रहे हैं, आपको जो रिकग्निशंस मिल रही हैं, या फिर जो आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड इंट्रांसिक एंड एक्सट्रांसिक की हम बात कर रहे थे, ये दोनों चीज़ें जो है वो क्या है, आपकी कम है। लेकिन आपके पास आपके कंपेरिजन जो है उसकी उसके पास जो है ये आउटकम्स जो है वो ज़्यादा हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द अंडर रिवॉर्ड इन इक्विटी। ओके, तो ओवर वर्सेस अंडर रिवॉर्ड इन इक्विटी को हम इस तरीके से, और इक्विटी की बात आ जाएगी तो दोनों के जो है ना आउटकम्स भी सेम होंगे, इनपुट सेम है तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है उनके आउटपुट्स भी जो है वो सेम है। नाउ गोल सेटिंग थ्योरी की बात करते हैं, और ऑलमोस्ट ये हमारे पास जो है लास्ट ही थ्योरी जो है हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे होंगे, या इससे फर्दर मोर जो है देखते हैं कि हमारे पास। नाउ गोल सेटिंग थ्योरी की हम बात करते हैं। गोल सेटिंग थ्योरी जो है एक्चुअली क्या है, असाइनमेंट ऑफ स्पेसिफिक एंड मॉडरेटली डिफिकल्ट एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक विल प्रोवाइड मोटिवेशन टू द वर्क। आप क्या करें, अपने एम्प्लॉयज़ को जो है एक खास किस्म का असाइनमेंट देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आप मोस्ट प्रोबेबली जो है आप लोगों को एक असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द गोल सेटिंग थ्योरी। आप उसको जो है यूनिक असाइनमेंट दें, और उस यूनिक असाइनमेंट पे जो है ना आप उससे काम करवाएं, और उसको जो है एक टाइम लाइन दे दें कि इस टाइम लाइन में जो है ना ये जो असाइनमेंट है ये आपके पास, या जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको जो है कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट होना चाहिए, वो बंदा ऑलरेडी, जब हमारे पास टाइमलाइन मिलती है तो हम खुद ऑलरेडी जो है बहुत मोटिवेटेड कंडीशन में जो है वो मौजूद होते हैं। असाइनमेंट ऑफ स्पेसिफिक moderately difficult and providing feedback will provide motivations to work। और प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर आपको मोटिवेशन टू वर्क के लिए। देन फिर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है यहाँ पर गोल सेटिंग थ्योरी में।
रिवॉर्ड रिसीव जो है एक जो है क्लियर सिचुएशन मौजूद होती है जब आप गोल देते हैं कि आप अगर इस गोल को कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद जो है वो आपको इस तरह से अलाउंसेस एंड ऑल दैट थिंग जो है वो आपको क्या की जाएंगी, दी जाएंगी। तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिसीव रिवॉर्ड्स कर रहे हैं। प्रोवाइड कॉम्पिटेंसीज फॉर अचीवमेंट्स, आपको जो है कॉम्पिटेंसीज मिल रही हैं, अचीवमेंट की कॉम्पिटेंसीज एक्चुअली आपके पास अब क्लियर हो रही हैं। तो ये जो गोल सेटिंग थ्योरी होती है आपके पास, गोल सेटिंग थ्योरी में और मोस्ट प्रोबेबली जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हम पाकिस्तान के सिनेरियो में बात करें तो पाकिस्तान के सिनेरियो में सबसे ज़्यादा जो गोल सेटिंग थ्योरी क्रिएट की जाती है वो आपके पास आपके फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जितने भी जो फार्मास्यूटिस्ट होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये उनके लिए एग्जाम्पल जो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप सेल्स पर्सोनल्स की बात करें तो जो सेल्स पर्सोनल्स हैं वो सेल्स पर्सोनल्स के लिए भी जो है ये गोल सेटिंग थ्योरी जो है वो आपके पास जो है आइडियोलॉजिकल एक थ्योरी मौजूद है कि वहाँ पर जो है आप अपने सेल्स पर्सन को जो है टारगेट देते हैं कि आप इतना जो है प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट जो है आप इतना जनरेट कर, आप इतनी सेल्स जनरेट करके देंगे, सॉरी फॉर दैट, आप इतनी इतनी सेल्स जनरेट करके देंगे और उसके बाद जो है वो आपके कमीशन मैनेज किए जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड द एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। अब वहाँ पे जो है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है। आपकी फिक्स्ड सैलरी तो एक जगह पर मौजूद है, लेकिन जो आपने गोल सेट किया और वहाँ पर उसकी जो है रिवॉर्ड्स को मैनेज किया, आपने सेटल डाउन किया इतने इतने परसेंट पे इतने रिवॉर्ड्स मिलेगा और इतनी सेल्स के ऊपर आपको जो इतना रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो ये जो है आपके पास क्या क्रिएट कर रही है वहाँ पर आपके लिए जो है एक ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट करिए। एक एम्प्लॉय जो है उसका वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि जो है काम उसका अचीवमेंट उसकी पार्टिसिपेशन जो है वर्क पार्टिसिपेशन उस पर्सन की, तो देन पे मिलने वाला जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड भी जो है वो अकेले ही जो है वो क्या कर रहा है वहाँ पर एंजॉय कर रहा है। तो ये चीज़ जो है वो आपके पास क्या कहला रही है, गोल सेटिंग थ्योरी कहला रही है। नाउ दैट इज द effects of a goal setting or this, okay, effect goal परफॉर्मेंस। इसको जो है क्योंकि ये आपके पास जो है पिक्चर जो है, नाउ लुक एट दिस, टास्क परफॉर्मेंसेस मौजूद है आपके पास, हाई टास्क परफॉर्मेंस एंड लो टास्क परफॉर्मेंस। देन गोल डिफिकल्टी, आपने जो है चैलेंजिंग गोल रखा है, मॉडरेट गोल रखा है, या आपने इम्पॉसिबल गोल रखा है। नाउ अब इसको आप जो है देखें, आप मॉडरेट गोल तो आप आराम से पहुंच गए, देन जब आप चैलेंजिंग पर आए और फिर इम्पॉसिबल पर आए तो आपका जो गोल लेवल है वो आपके पास क्या हुआ है, डिक्रीज होना शुरू हुआ। पहले इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिर चैलेंजिंग पर भी जो है आप इतना चैलेंजिंग होते हो कि आप उसको जो है अचीव कर लो, आपकी परफॉर्मेंसेस जो है वो बिल्कुल हाई लूप पर पहुंच गई। एंड हाई लूप के बाद जब इम्पॉसिबल टास्क आपको दिया गया तो वो इम्पॉसिबल टास्क में जो है आपके गोल्स जो है वो अचीव नहीं हुए। इसीलिए कहते हैं कि जो है ग्राउंड रियलिटीज़ पे रहते हुए आपको जो है अपने गोल्स यहाँ पर बनाने चाहिए ताकि जो है गोल्स इजीली जो है वो अचीव हो जाएं। ये है आपके पास गोल सेटिंग थ्योरी। और सबसे ज़्यादा आपकी जो 21st सेंचुरी में इस्तेमाल होने वाली थ्योरी है वो आपके पास जो है एज, क्योंकि हमारे यहाँ जो है हम टास्क ओरिएंटेड, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखें या उनके स्ट्रक्चर को आप जो है रीड आउट करें, क्योंकि हम चेंज मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा गए, हम इंटरवेंशंस को बहुत ज़्यादा डिस्कस करने लगे हैं 21st सेंचुरी में। तो जब हम इंटरवेंशंस को बहुत ज़्यादा डिस्कस करने लगे हैं, चेंज को बहुत ज़्यादा डिस्कस करने लगे हैं, तो लोगों ने जो अपने अपनी आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को भी जो है वो तब्दील कर लिया है। तो वहाँ पर क्या हो गया है आपके पास, आप जो है अब जो है हमने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है हम उनको एक प्रोजेक्ट देते हैं, हम उनको एक टारगेट देते हैं और हम उन टारगेट के ऊपर जो है उनकी परफॉर्मेंसेस को जो है वो इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि इस परफॉर्मेंस, इस टारगेट पर या इस टास्क पर जो है एक जो स्पेसिफिक आपके पास आपका एम्प्लॉय मौजूद था, वो स्पेसिफिक एम्प्लॉय ने जो है वो किस तरीके से जो है इस टास्क को कंप्लीट किया। तो दैट इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ गोल डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, के एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है आपके पास। अच्छा जी, कंबाइन गोल सेटिंग एंड री इन्फोर्समेंट थ्योरी। गोल सेटिंग को और री इन्फोर्समेंट थ्योरी को आप क्या कर दें, कंबाइन कर दें, इट बिकम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। गोल सेटिंग में आप क्या कर रहे हो, टारगेट सेटल डाउन करके दे रहे हो। री इन्फोर्समेंट में क्या कर रहे हो, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई उसके आप कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर रहे हो। थ्री क्वेश्चन ड्राइव मोटिवेशन, तीन क्वेश्चन जो है वो ड्राइव होते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में मोटिवेशन के लिए।
With effort can I perform? With performance will I be rewarded? Do I value the rewards? विथ एफर्ट कैन आई परफॉर्म, मुझे इस काम को कंप्लीट करने में, क्योंकि देखो आप एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हो कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस, तो क्या जो है कितनी एफर्ट मुझे जो है रिक्वायर्ड है इस परफॉर्मेंसेस को जो है कंप्लीट करने में। जैसे कि अभी हम गोल सेटिंग थ्योरी में एक चीज़ देख रहे थे कि आपके पास गोल सेटिंग थ्योरी में कहीं आपके पास आपका इम्पॉसिबल टारगेट तो नहीं है। इम्पॉसिबल टारगेट के लिए जो है आपकी एफर्ट ज़्यादा लगनी है। आपके पास चैलेंजिंग टारगेट है तो आप अपनी 100% कैपेसिटी के साथ जो है उस चैलेंज को क्या करने करोगे, कंप्लीट करोगे, फुलफिल करोगे। मॉडरेट में जो है आपकी एफर्ट इतनी ज़्यादा नहीं हो, इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, अलबत्ता जो है आप इजीली अपने गोल्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। डिफिकल्टीज ऑल दो मौजूद होंगी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप जो है वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। विद एफर्ट कैन आई परफॉर्म, मैं कितनी एफर्ट करूंगा अपने इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। विद परफॉर्मेंस विल आई बी रिवॉर्डेड, इस परफॉर्मेंस के साथ जो परफॉर्म मैंने कर दिया है, जितनी एफर्ट मैंने लगा दी है, तो कितना रिवॉर्ड होगा, क्या वो मुझे रिवॉर्ड किया जाएगा, और वो रिवॉर्ड्स जो है वो वैल्यूएबल होगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं आपके पास, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की जो है वो एक कोड लाइन है। एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, ये तीन चीज़ें जो है ना वो आपके पास क्या होती हैं, यहाँ पर डिस्कस हो रही होती हैं। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है बिलीव करता है आपके पास कि बिलीव दैट एफर्ट विल लीड टू द परफॉर्मेंस, जितनी आप एफर्ट लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा आप परफॉर्मेंसेस ओरिएंटेड बनते चले जाएंगे, आपकी एफर्ट ज़्यादा होगी। देन फिर अगर आपकी एफर्ट ज़्यादा है तो आप जो है वो ज़्यादा जो है आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये इस बात को जो है वो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या कर रही है, यहाँ पर डिस्कस कर रही है कि बिलीव दैट द एफर्ट विल लीड टू द परफॉर्मेंस। इंस्ट्रूमेंटियलिटी जो है वो यहाँ पर ये डिस्कस कर रही है परफॉर्मेंस लीड्स टू रिवॉर्ड, कि आप जो भी काम कर रहे हैं जाहिर सी बात है वो किसी न किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कर रहे हैं, इन रिटर्न आपको जो है वो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंटलिटी की बात हो रही है, परफॉर्मेंस जो है क्या आपके रिवॉर्ड को लीड कर रहा है। डस परफॉर्मेंस लेवल मैटर, के क्या परफॉर्मेंस जो है लेवल मैटर कर रही है। और वैलेंसेस मीन्स दैट वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, कि आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो कितना ज़्यादा वैल्यूएबल यहाँ पर मौजूद है। तो तीन चीज़ें जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर क्या हो रही हैं आपके पास, यहाँ पर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को लेके। नाउ that is the pictorial explanations about the expectancy theory of motivation. Effort lead to the performance, performance lead to the outcome, uh, outcome plus outcome 1 plus और outcome 2 plus और outcome 3 plus, और mean that कि आपकी performances जो हैं वो किस टाइप की वैल्यू को जो है वो लीड कर रही हैं। ये तीन वेरिएबल्स जो हैं वो आपके पास क्या हैं, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में मौजूद हैं। ओके, expectancy to the performance, परफॉर्मेंस टू द आउटकम एंड आउटकम टू द वेरिएंसेस, ये आपके पास जो है आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो यहाँ पर वर्कआउट कर रही होती है। नाउ द जस्टिस थ्योरी जो है वो आपको डिस्कस कर रही है कि कितनी फेयरनेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है। फेयरनेस जो है इन टर्म ऑफ दैट के मेरिट बेस कितना है, वर्क में आपके आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा होता है वो कितना जो है रिवॉर्ड जस्टिसेबल होता है। ये चीज़ जो है वो आपके पास क्या कहला रही है, जस्टिस थ्योरी कहला रही है। अच्छा जी, ये जो जस्टिस है, ये जस्टिस जो है ये तीन टाइप पे होता है, या तो आप प्रोसीजरल जस्टिस की बात करते हो, या आप जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हो, या फिर इंटरैक्शनल जस्टिस की बात कर रहे होते हो। तो जस्टिस थ्योरी जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस को हम जो जस्टिस मैनेजमेंट में वर्ड है उस जस्टिस मैनेजमेंट के वर्ड को हम क्या कर रहे हैं, तीन चीज़ों में डिवाइड, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए तीन चीज़ों में जो है हम उसको डिवाइड कर रहे हैं कि प्रोसीजरल जस्टिस मौजूद है, फेयरनेस इश्यूज कंसर्निंग द मेथड्स, मैकेनिज्म एंड प्रोसेस यूज टू डिटरमाइन आउटकम्स, जो आउटकम्स आप डिटरमाइन कर रहे हो, जैसे कि आप सैलरी पैकेजेस जो है डिसाइड कर रहे हो, अलाउंसेस डिसाइड कर रहे हो, मेडिकल अलाउंसेस डिसाइड कर रहे हो, या फर्दर आप जो है बोनस डिसाइड कर रहे हो। तो इन तमाम के मैकेनिज्म में जो है और इन तमाम के मेथड्स में जो है वो कितना प्रोसीजर कितना जो है जस्टिस मौजूद है। ओके, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, प्रोसीजरल जस्टिस कहला रहा है आपके पास। देन फिर हम बात करते हो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की।
के कंसर्न्स द फेयरनेस ऑफ आउटकम्स इंक्लूड इक्विटी थ्योरी के। इक्विटी थ्योरी के जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जो रिवॉर्ड आप दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पहले तो हमने मैकेनिज्म पे बात की ना कि वो कौन सा मैकेनिज्म आप डिसाइड कर रहे हो। मैकेनिज्म होने के बाद आप जो चीज़ डिसाइड कर चुके हो, वो डिसाइड जो है वो फेयरनेस के ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है, वो जो फेयरनेस क्रिएट है, वो जो मतलब यानी कि जिस एम्प्लॉय ने जो काम किया, आप उसको वही उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो रिवॉर्ड्स दे रहे हो, या फिर जो है आपने अपने किसी चहीते एम्प्लॉयज़ को जो है अपना रिवॉर्ड दे दिया है। दैट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। पहले जो है प्रोसीजरल जस्टिस है कि इस काम के जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दैट क्या आप जो है 20,000 की सेल्स जो है कर लेते हैं तो आपको 5% कमीशन मिलेगा। तो 5% कमीशन किसने डिसाइड किया? वो कौन सा प्रोसीजर था जिसकी बेस के ऊपर जो है ये 5% जो है वो डिसाइड हुआ? दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजरल जस्टिस के इसकी बेस क्या है, इस चीज़ की बेस क्या है। अगर आप जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट आप एक जॉब डिस्क्रिप्शंस में जो डिसाइड करते हो कि आपका जो एक एम्प्लॉय है वो सिविल इंजीनियर भी होना चाहिए और वो एमबीए भी होना चाहिए। तो इसके पीछे वो कौन सा प्रोसीजर है जिसको रखते हुए आप ये बात डिसाइड कर रहे हो कि इस जॉब के लिए ये इस पर्सन की स्पेसिफिकेशंस जो है वो ज़रूरी है। ये आपके पास क्या कहला रहा है? प्रोसीजरल जस्टिस कहला रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात कर रहे थे हम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में हमने ये बात की कि ये जो आपके पास आप अपने आउटकम्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बेस क्या है? वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बेस जो आप डिसाइड कर रहे हो वो आपके पास क्या कहला रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देन फिर आपके पास क्या है? इंटरैक्शनल जस्टिस। आप लोगों को किस तरह डील करते हो? क्या आप अपने तमाम एम्प्लॉय को जो है सेम वे में डील कर रहे होते हो, या फिर जो है आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर भी जो है इक्विटी एंड जस्टिस टाइप की चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं? ये चीज़ जो है आपके पास क्या कहलाएगी? इंटरैक्शनल जस्टिस कहला रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम जस्टिस थ्योरी को जो है डिवाइड कर रहे हैं किसमें? जस्टिस मीन्स दैट एवरीथिंग इज इन ऑन द फेयर बेसिस। ओके, जब एवरीथिंग इज ऑन द फेयर बेसिस तो ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि फेयर बेसिस पे होनी चाहिए? एक आपका प्रोसीजर, एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी आपका कम्युनिकेशन। जो इंटरएक्शनल जस्टिस है वो आपके पास जो है आपकी फेयर पोजिशंस पे होना चाहिए कि हाउ दे इंटरेक्ट। Procedural justice and interaction justice can buffer inequity to some level. ऑब्वियस ऐसी चीज़ है कि ये दोनों जो हैं बफर कर सकते हैं सेम सम लेवल्स के ऊपर, कि आपके पास आपके प्रोसीजर्स जो हैं और आपके इंटरैक्शनल जस्टिस जो है, क्योंकि ये दोनों जो हैं, ये जो अगर हम इंटरैक्शनल जस्टिस की बात करें तो इंटरनेशनल जस्टिस जो है ज़ाहिर सी बात है ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन साइकोलॉजी को जो है वो यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। और हर दूसरा शख्स जो है, हर दूसरा सुपरवाइज़र, हर दूसरा मैनेजर जो है वो डिफरेंट इंटरैक्शनल लेवल के साथ जो मौजूद होता है। कुछ सुपरवाइज़र जो है बहुत ज़्यादा काम पे बात कर रहे हैं और तमाम अपने एम्प्लॉइज़ को जो है वो इक्वली इसके ऊपर रख रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द वहाँ पर इंटरैक्शनल जस्टिस जो है वो मौजूद है। अबव द थ्रेशोल्ड प्रोसीजरल एंड द इंटरैक्शनल जस्टिस डू नॉट मैटर। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोसीजरल इंटरनेशनल जस्टिस जो वो मैटर नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ दैट कि जब ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी तो कुछ एसओपीज़ जो है वो वहाँ पर ऑलरेडी डिटर्मिनेंट थे, कुछ मेजरमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर डिटर्मिनेंट थे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है अबव द थ्रेशोल्ड्स होते हैं ये। इन इफ इक्विटी इज प्रेजेंट देन इंटरैक्शनल इन द प्रोसीजर डू नॉट मैटर। इक्विटी अगर प्रेजेंट है, जितना आउटकम है, जितना इनपुट है उतना ही आउटकम है, अगर ये दोनों इक्वल हैं आपके पास, तो वहाँ पे मैटर ये नहीं कर रहा कि आपके पास जो है इंटरैक्शनल जस्टिस जो है वो मौजूद होगा। डज ऑर्डर ऑफ द प्रोसीजर और द इंटरैक्शनल जस्टिस मैटर? क्या आपको लगता है कि प्रोसीजर और इंटरैक्शनल जस्टिस जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैटर करता है? दैट इज़ द कंप्लीट थ्योरीज फॉर द मोटिवेशन थ्योरीज। जो 5 थ्योरीज हमने प्रोसेस थ्योरीज से पढ़ी, जैसे कि नंबर 1 हमने जस्टिस थ्योरी देखी, दैन फिर हमने एक्सपेक्टेंसी थ्योरीज में जो है डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो इस तरीके से काम कर रही होती है। दैन फिर हमने बात की गोल सेटिंग थ्योरी की। गोल सेटिंग थ्योरी को बात करते करते हमने टारगेटेड अप्रोचेस को जो है वो वहाँ पर डिस्कस किया कि आप अपने टारगेट सेट करते हैं, टारगेट सेट करने के बाद जो है वो काम कर रहे होते हैं। दैन फिर हमने इक्विटी प्रोसेस थ्योरी में इक्विटी थ्योरी को जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इक्विटी थ्योरी के अगर आपके पास इक्विटी
मौजूद हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो इनिक्विटी जो है वो किन किन चीज़ों का रिजल्ट्स बन रही है, अंडर रिवॉर्ड ओवर रिवॉर्ड इनिक्विटी, इन चीज़ों को हमने जो है यहाँ पर डिस्कस किया। देन फिर हमने अपने सबसे पहली थ्योरी को स्टार्ट लिया था कि री इन्फोर्समेंट थ्योरी की जो हमने यहाँ पर बात करी, कि यहाँ पर हम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, इन तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और फिर हमने कहा कि भाई री प्रोसेस एक्चुअली बनता कैसे है। तो यहाँ पर री प्रोसेस जो है वो स्टिमुलाई किसी ना किसी सिचुएशन पे बेस कर रहा होता है, बिहेवियर पे बेस कर रहा होता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे बेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपके पास आपकी फ्यूचर जो है वो फ्यूचर बिहेवियर जो है वो डिसाइड होते हैं। तो ये आपके पास जो है वो टाइप ऑफ री है। चले जी, यहाँ पर हमने अपने पास अपनी मोटिवेशन थ्योरीज को जो है ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से बताया जाए तो सिर्फ आपसे वहाँ पर प्रोसेस थ्योरीज एक स्लाइटली क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द प्रोसेस थ्योरीज एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोसेस थ्योरीज। तो आपके पास ये तमाम टाइप्स मौजूद हैं। लेकिन बीकॉम लेवल पर हम बात करें तो बीकॉम लेवल पर आपके पास जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 3 थ्योरीज ही होती हैं, जो हम अपने लास्ट सेशन में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आज के सेशन को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।